हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ हमारे YouTube नॉलेज श्रृंखला का अगला वीडियो। हमने पर्यावरण का एक फैक्चुअल वीडियो बनाया था जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड सारे फैक्ट कवर करने की कोशिश की। यूनिट 7 का ही एक और टॉपिक है कृषि उत्पाद तकनीक। ये भी एकदम फैक्चुअल हमें पढ़ना है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आज एक छोटे से वीडियो में हम इसको फैक्चुअल पूरा जो है कंटेंट कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन कर लें। उसके बाद भगवान गणेश का नाम लेकर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यूनिट 7 में जो कृषि उत्पाद तकनीक है आज, जो कि हमारे सिलेबस में यहाँ दिया हुआ है, इसको हम कवर करने वाले हैं। इसके तहत हमको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल फैक्चुअल डाटा या फैक्चुअल कंटेंट पढ़ने से भी काम हो जाएगा। इस यूनिट के लगभग सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो फैक्चुअल कंटेंट को कवर करते हैं। आज तक की एग्ज़ाम का एनालिसिस करें तो इस टॉपिक से, कृषि उत्पाद तकनीक वाले से, केवल एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन केवल इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सी तकनीक का संबंध किससे है। अगर आप रिवाइंड कर पा रहे हैं तो 2022 में जो है वो ट्रक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ऐसे ही कृषि की किसी न किसी एक तकनीक के नाम और उसके उपयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्केट में अनेक प्रकार के नोट्स उपलब्ध हैं जिसमें बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको इस टॉपिक में केवल जो 50-60 तकनीकें हैं कृषि करने की, उनके नाम और उनका उपयोग रटना चाहिए। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम इन सभी को याद कर लेते हैं। शुरू करते हैं। विटीकल्चर। विटीकल्चर का अर्थ होता है अंगूर उत्पादन या व्यावसायिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की खेती। याद रखिएगा, विटीकल्चर मतलब अंगूर उत्पादन। ऐसे ही पीसी कल्चर, अब इसे याद भी करना है। पीसी कल्चर होता है, या पीसी कल्चर को एक्वा कल्चर भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है मछली उत्पादन की क्रिया। देखिए, पीसी मतलब पीस पीस करके खाना है, तो मछली को हम पीस पीस करके खाते हैं ना। खैर मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मछली को पीस पीस काट करके खाते हैं। तो पीसी कल्चर किससे? मछली से संबंधित है, याद रख लेना। मेरी कल्चर, मेरी कल्चर है रेशम उत्पादन से। याद कैसे करेंगे? मेरी मतलब होता है शादी। तो जब शादी में कोई भी दुल्हा दुल्हन अपीयर होते हैं तो वो रेशम के कपड़े पहनते हैं ना। तो रेशम के कपड़े पहन के जा रहा है मतलब शादी में जा रहे हैं। शादी माने मेरी, तो मेरी कल्चर का उत्पादन संबंध है रेशम उत्पादन से। अगला है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर मतलब विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन। याद रख लेना, हार्टिकल्चर मतलब होता है विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन। ओलिवी कल्चर, ओलिवी कल्चर मतलब कि जैतून। देखो, आपने ऑलिव ऑयल सुना होगा, ऑलिव ऑयल माने जैतून, तो जैतून की खेती को ओलिवी कल्चर कहते हैं। ये जैतून की कृषि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आर्वरी कल्चर। आर्वरी कल्चर जो है वो वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि से है। याद रखना, आर्वरी कल्चर, आर्वरी माने वृक्षों और झाड़ियों की कृषि से। एपी कल्चर, एपी कल्चर का संबंध है शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन से। इसे मान कल्चर भी कहा जाता है। याद रखना ये वाला पॉइंट, मान कल्चर किसे कहा जाता है? एपी कल्चर को ही मान कल्चर भी कहा जाता है, और ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। कैसे याद करेंगे? तो हम पीते क्या है? एपी क्या पीते हैं? मधुमक्खी का शहद। याद रखिएगा, तो शहद उत्पादन से संबंधित हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी शब्द समझ में आ रहा है, फ्लोरी मतलब फूलों की कृषि। सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर का संबंध है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? वनों के संरक्षण और संवर्धन से। वेजी कल्चर, वेजी कल्चर का मतलब है दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक खेती को कहा गया है वेजी कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेजी कल्चर माने दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा की गई पहली वैरायटी की कृषि है। आगे बढ़ते हैं। नमेरी कल्चर या नेमरी कल्चर। नेमरी कल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि है या पुरानी वैरायटी की कृषि है, जिसमें वनों से फल फूल कंदमूल आदि का संग्रहण किया जाता था। देखिए, आदि मानव ने पहली बार कृषि तो की नहीं, तो कृषि का जो प्रथम स्टेज था उसमें वो कृषि उत्पादों को जंगल में से संग्रहित करता था, और उसी को नेमरी कल्चर कहा गया। याद रखिएगा, इसका नाम ही नहीं रख पा रहे थे इसलिए नेमरी रख दिया। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर का अर्थ होता है जमीन पर फैलने वाली फसलों की व्यापारिक कृषि। देखिए, ऐसी फसलें जो जमीन पर फैलती हैं या सब्जियां जो जमीन पर फैलती हैं उनकी कृषि को कहते हैं ओलेरी कल्चर। आगे
मेरीकल्चर, मेरीकल्चर है समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। याद रखिएगा मेरीकल्चर क्या है, समुद्री उत्पादन, समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित। हार्सिकल्चर, उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों का पालन। हार्सी मतलब हॉर्स, इसको इंग्लिश में कर लो हॉर्स, तो याद है ये हॉर्स मतलब हॉर्सिकल्चर मतलब हॉर्स के उत्पादन से संबंधित है। वर्मी कल्चर, वर्म मतलब होता है केचुआ, तो वर्मी कल्चर हुआ केचुआ पालन या केचुआ की खेती या कृषि के उपयोग के लिए केचुओं की खेती। आगे बढ़ते हैं। मेरी, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने दो चीजें पढ़ा दी, रेशम कीट पालन में भी मेरीकल्चर पढ़ा दिया और आपको मेरीकल्चर मैंने इस एक पॉइंट में समुद्री वाले में भी पढ़ा दिया। यहाँ याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। जहां मोरी लिखा रहे, मोरी ये शब्द स्पेशली है, मोरी लिखा हुआ रहे वहां रेशम कीट पालन करना है या रेशम उत्पादन करना है। जहां मेरी लिखा हुआ रहे वहां समुद्री जीव करना है। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। एरिपोनिक्स, एरिपोनिक्स का मतलब होता है पौधों को हवा में उगाना, और पोमोलॉजी का मतलब होता है फल विज्ञान या फलों का उत्पादन कराने वाला या फलों की विभिन्न वैरायटीज को उगाने वाला विज्ञान या कृषि। आगे बढ़ते हैं। रिले कृषि, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी तक वाले जो थे वो हो सकता है आपने सुने हो, ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे। रिले कृषि किसे कहते हैं भैया, जब एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी फसल बोई जाती है तो उसी खेती के टाइप को कहते हैं रिले कृषि। क्या कहते हैं, रिले कृषि। जैसे संतरे के बगीचे में संतरे के पेड़ लगे हुए हैं और आपने गेहूं की फसल उगा दी या प्याज बो दिए तो इसे हम कहेंगे रिले कृषि, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग क्या है, व्यापारिक स्तर पर फल फूल सब्जियों आदि की कृषि जिसमें ट्रकों द्वारा परिवहन को विशेष महत्व दिया जाए तो ये ट्रक फार्मिंग कहलाएगा, याद रखना। रेखीय या समुच्च कृषि, ढलानी भागों में बागानी करना या ऐसे पौधे बोए जाएं जिनसे जो बागानी पौधे कहलाते हैं तो उसको हम रेखीय कृषि या समुच्च कृषि कहेंगे, याद रखना। समूचे लिखा हुआ है, समुच्च कृषि, याद रखिएगा। आगे स्काई फार्मिंग, स्काई फार्मिंग माने बहुमंजिला इमारतों पर, बहुमंजिला इमारतों के ऊपर खेती करना कहलाता है स्काई फार्मिंग, स्काई फार्मिंग है। आगे रोपण कृषि, ऐसे पौधों की खेती करना जो रोपे जाते हैं, जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ऐसे जो रोपे जाने वाले पौधे हैं उनकी खेती करना रोपण कृषि कहलाता है। इसमें केला भी आ जाएगा, इसमें गन्ना भी आ जाएगा, इसमें चाय भी आ जाएगी, इसमें कॉफी भी आ जाएगी, इसे रोपण कृषि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेचिंग, रेचिंग कृषि क्या है भैया, देखिए प्राकृतिक वनस्पतियों का प्रयोग करके पशुचारण का करना या ऐसी कृषि करना या खेत में ऐसी चीजें बोना या उपजाना जो कि पशुपालन के लिए हो या पशु चारागाह के रूप में उन खेतों का उपयोग किया जाए तो उसे हम रेचिंग कृषि कहेंगे, याद रखिएगा। जीविका निर्वाह कृषि, एक शब्द है जीविका निर्वाह कृषि, तो जब कृषि जो है वो परिवार के पालन पोषण के लिए की जाती है तो उसे कहते हैं जीविका निर्वाह कृषि। और याद रखिएगा इसमें खाद्य फसलों की प्रधानता होती है, मतलब जब कोई किसान खाद्य फसलों को प्रधानता देता है तो उसे हम कहेंगे जीविका निर्वाह कृषि। इसी का जैसा एक और है वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि में इसका उल्टा या अर्थात हम कहें कि नकदी फसलों की प्रधानता होगी और खाद्य फसलों की प्रधानता नहीं होगी, इसका व्यापारिक उद्देश्य होगा। तो जब व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए खेती की जाती है तो उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। आगे गहन कृषि, गहन कृषि क्या होती है, कम भूमि और अधिक जनसंख्या, ये अभी वर्तमान का जो सिनेरियो है उसके लिए यूज किया जाता है कि कम भूमि और अधिक जनसंख्या की स्थिति में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन के लिए जो कृषि की जाती है उसे हम कहते हैं गहन कृषि, याद रखना। इसका बेसिक होता है ज्यादातर अच्छी अच्छी किस्मों का उपयोग करके कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना क्या कहलाएगा, गहन कृषि। इसी के जैसा एक और शब्द है विस्तृत खेती। अब इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए गहन कृषि का अर्थ हुआ कि थोड़े से एरिया पे ज्यादा उत्पादन करना, जबकि विस्तृत कृषि का अर्थ होता है कि बड़े बड़े खेतों में मशीनों के माध्यम से उत्पादन करना, जहां प्रति हेक्टेयर जो है वो कम उत्पादन होगा लेकिन ओवरऑल जो उत्पादन होगा उस किसान के यहाँ वो बहुत ज्यादा होगा, उसे हम विस्तृत कृषि कहेंगे। विस्तृत कृषि संदर्भित करती है एरिया के बड़े होने को,
ठीक है। बड़े जोत में वाले खेतों में यांत्रिक विधि से कृषि करना जो है वो विस्तृत कृषि कहलाता है। इसमें कुल उत्पादन अधिक होता है जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। जब प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा तो गहन कृषि होगी, और प्रति हेक्टेयर की जगह ओवरऑल उत्पादन बढ़ेगा तो वो विस्तृत कृषि होगी। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी कृषि। कृषि कार्य में पारिस्थितिकी तंत्र को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि करना पारिस्थितिकी कृषि कहलाता है। बड़ा सिंपल है। निगमित कृषि, ऐसी कृषि जो किसी संस्था या निगम द्वारा की जाती है उसे हम कहते हैं निगमित कृषि। आगे सहकारिता कृषि। देखिए, जब कुछ किसान अपनी भूमि को जोड़ करके एक निश्चित उद्देश्य या लाभ के उद्देश्य से साथ में मिलकर स्वैच्छिक इच्छा से या स्वेच्छा से कृषि करते हैं, किसानों द्वारा परस्पर लाभ के लिए स्वैच्छिक रूप से जो सामूहिक खेती की जाती है वो सहकारिता कृषि कहलाती है। ये आजकल ट्रेंडिंग है, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कृषि। ऑर्गेनिक कृषि का जनक कौन है? ये अल्बर्ट हावर्ड है, या नाम याद रखना है, अल्बर्ट हावर्ड। अल्बर्ट हावर्ड ने इसको 1930 से 40 के बीच में प्रारंभ किया था। इसका मेन मोटिव क्या है? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना खेती को प्रोत्साहन देना ऑर्गेनिक कृषि कहलाएगा, या जो प्राकृतिक दवाइयां हैं, कीटनाशक है, उनका उपयोग करना या प्राकृतिक खाद का उपयोग करके खेती करना ऑर्गेनिक कृषि कहलाएगा, या कीटनाशकों का दवाइयों का उपयोग नहीं करना है। सिंपल। जीरो फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये बड़ा अच्छा फेमस शब्द है। इसके जनक कौन है? सुभाष पाटेकर हैं, याद रखिएगा। नेचुरल फार्मिंग के जो जनक हैं वो सुभाष पाटेकर हैं। जीरो इनपुट फार्मिंग भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? जीरो इनपुट फार्मिंग या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है। इसके 4 घटक होते हैं, उनके नाम रट्टा मार के रखना। इसके 4 घटक होते हैं: बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वास्पा। ये 4 नाम याद रख लीजिएगा कि जीरो फार्मिंग के 4 बजट घटक कौन कौन से हैं? पहला बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वास्पा। आगे बढ़ते हैं, एक एक फैक्ट और याद रख लेते हैं। जीरो फार्मिंग को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जो आंध्र प्रदेश है वो भारत का पहला राज्य है जिसने जीरो बजट फार्मिंग को अपना लिया है या उसको लागू कर दिया है, वो आंध्र प्रदेश है। आगे बढ़ते, ई कृषि। ई कृषि क्या होती है? इंटरनेट पर आधारित सूचना एवं संचार तकनीकों के आधार पर कृषि करना या उनका उपयोग करके कृषि करना क्या कहलाएगा? इंटरनेट कृषि या ई कृषि। एक होता है परिशुद्ध कृषि। परिशुद्ध कृषि क्या होता है? डिजिटल तकनीक के आधार पर कृषि करना परिशुद्ध कृषि कहलाएगा। जैसे सैटेलाइट फार्मिंग का इसका एक टाइप है, ये और विस्तृत चीज है। आगे बढ़ते हैं, संविदा या अनुबंध कृषि। देखिए, आजकल क्या होता है, बहुत सारे जो कंपनियां होती हैं वो बीज उत्पादन के लिए या किसी पर्टिकुलर फसल के उत्पादन के लिए कृषकों से समझौता कर लेती है, एग्रीमेंट कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं संविदा कृषि या अनुबंध कृषि। इसमें जो कंपनी मालिक है और कृषक इन दोनों के बीच में खेती की शुरुआत अर्थात बीज के बोए जाने से पूर्व ही अनुबंध हो जाएगा। इसमें फसल बुआई से पूर्व ही कंपनियों द्वारा किसानों से अनुबंध हो जाता है। इसका उदाहरण जो इतिहास में हमें पता है, नील की खेती में ऐसा ही होता था। इस वैसी टाइप का जो उदाहरण है ये शुष्क कृषि। लेकिन वो जो नील की खेती थी वो शोषणकारी प्रवृत्ति थी, वहाँ किसानों की इच्छा के विरुद्ध कार्य होता था। यहाँ किसान की इच्छा के साथ काम होता है, इच्छा पूछ करके काम होता है और उसे बहुत फायदा मिलता है इससे। अगला, शुष्क कृषि। शुष्क कृषि क्या होती है? तो फैक्चुअल याद हो कि जहाँ 110 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में जो कृषि होती है उसे कहते हैं शुष्क कृषि। यहाँ ज्यादातर मोटे अनाजों की कृषि या खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होता है? दुधारू पशुओं का पालन करना या दुधारू पशुओं के पालन के लिए जो खेती की जाती है उसे कहते हैं डेयरी फार्मिंग। और आगे बढ़ते हैं, एक होता है स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग क्या होता है? पशुओं का प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं स्टॉक फार्मिंग। टीलेज पद्धति या टीलेज कृषि, इसे टीलेज पद्धति या टीलेज कृषि कहते हैं, याद रखना। बिना जुताई के कई वर्षों तक खेती करना टीलेज पद्धति कहलाता है। इसे ही टीलेज कृषि भी कहते हैं और इसे शून्य जुताई पद्धति भी कहते हैं, ये भी याद रखना है।
और आगे बढ़ते हैं, एक्वापोनिक्स कृषि। एक्वापोनिक्स कृषि क्या होता है? एक ही टैंक या तालाब में पौधों के साथ साथ मछली पालन भी करना। इस प्रकार की जो खेती होगी, मतलब अर्थात जाली बिछा करके ऊपर खेती कर ली, नीचे मछली पालन कर लिया या मुर्गी पालन कर लिया, कुछ भी किया, तो ऐसे दो चीजें जब मिला दी जाती हैं तो उसे एक्वापोनिक्स कहते हैं। इसका उदाहरण जो है वो गुरुग्राम का एक वीडियो भी बहुत फेमस हुआ है, गुरुग्राम में इस प्रकार की खेती शुरू हुई है। अगला आता है पॉली हाउस। पॉली हाउस क्या होता है? जब हम कृत्रिम वातावरण तैयार करके खेती करते हैं तो उसे पॉली हाउस कहते हैं। कृत्रिम वातावरण निर्मित करके कृषि करने का जो तरीका होता है वो पॉली हाउस कहलाता है। इसमें जो पॉलीएस्टर का एक एरिया तैयार किया जाता है जिसमें अंदर जो कृत्रिम वातावरण तैयार करके कृषि की जाती है। आगे बढ़ते हैं, परती कृषि। ये क्या होता है? कृषि की प्राकृतिक उर्वरता प्राप्त करने के लिए भूमि को खाली छोड़ना परती कहलाता है। तो ऐसे छोड़ करके कुछ समय खेत को खाली पड़े रहने दो, इस तरीके से जो खेती की जाएगी उसे परती कृषि कहते हैं। आगे चक्रीय कृषि। ये क्या होता है? वैज्ञानिक फसल चक्रण विधि का प्रयोग करके खेती करना चक्रीय कृषि कहलाता है। वैज्ञानिक तरीके से एक फसल चक्र बना हुआ है कि इस फसल के बाद ये बोने से ज़्यादा फायदा होता है, उसके बाद दूसरी बोनी चाहिए, या सीधे कहें तो कि एक बार खाद्यान्न तो एक बार दलहन तो फिर एक बार तिलहन, तो इस रोटेशन से या चक्रीकरण से जो पद्धति से कृषि की जाएगी वो चक्रीय कृषि कहलाती है। आगे मिश्रित सस्यन कृषि। ये क्या होता है? फसलों को मिश्रित करके इस प्रकार लगाना कि एक फसल द्वारा प्रयुक्त पोषक तत्वों की पूर्ति दूसरी फसल द्वारा स्वयं हो जाए। जैसे सोयाबीन की खेती कर लेने के बाद जब उसी खेत में मक्का को बोया जाता है या दोनों को एक साथ बोया जाता है तो सोयाबीन के जो पोषक तत्व होते हैं उनसे मक्का के पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है और मक्का से सोयाबीन के। इसे क्या कहते हैं? मिश्रित सस्यन। और मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित कृषि क्या होती है? मिश्रित कृषि का अर्थ होता है जब कृषि के साथ हम पशुपालन भी करते हैं, कृषि के साथ साथ जब पशुपालन भी हो तो उसे कहेंगे हम मिश्रित कृषि, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द्विफसलीय कृषि। जब एक वर्ष में चक्रीय विधि द्वारा दो फसलें पैदा की जाती है तो उसे द्विफसलीय कहा जाता है। इसका एक अगला वैरायटी क्या होता है? बहुफसलीय। बहुफसलीय में क्या होता है? एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें उगाना या चक्रीय विधि से उनको उगाना, ये क्या कहलाता है? बहुफसलीय विधि कहलाता है। एक होता है अंतर फसली कृषि। ये क्या है? निश्चित फसल पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलें उगाना, ये इसी का एक टाइप है, अंतर फसलीय कृषि कहलाता है। कंफ्यूज मत होना, बहुफसलीय, द्विफसलीय और अंतर फसलीय एक जैसी हैं। द्विफसलीय में एक वर्ष में दो फसलें पैदा करेंगे, बहुफसलीय में एक वर्ष में बहुत सारी या दो से अधिक फसलें पैदा करेंगे, और अंतर फसलीय में चक्रीय विधि का प्रयोग करना है, निश्चित फसल पैटर्न का प्रयोग करना है और उसके बाद दो या दो से अधिक फसलें उगाएंगे तो उसे बहुफसलीय ना कहकर अंतर फसलीय कृषि कहेंगे। आगे दहन कृषि। देखिए, कुछ जनजातियां जंगल में एरिया को जला देती हैं और उस स्थान पर फिर बाद में खेती करती हैं, तो इसे कहते हैं दहन कृषि। हमारे मध्य प्रदेश में जो बेगा जनजाति है वो इस प्रकार की खेती करती है, ये हमें याद रखना है। तो हमने ऐसे 50-51 टाइप की कृषि की तकनीकियाँ बहुत समझी कि किस किस कृषि तकनीक से फसल उत्पादन कैसे होता है, अर्थात नाम और उसका उपयोग पड़ा। इसी में एक स्थानांतरित कृषि टाइप होता है या कृषि करने का एक तरीका होता है स्थानांतरित कृषि, जिसमें एक स्थान पर कृषि करो, जब वहाँ की उर्वरता खत्म हो जाए तो दूसरे स्थान पर जंगल में जाओ, उसके पेड़ काटो, फिर वहाँ खेती करो। इसे स्थान को बदल बदल कर जो खेती की जाती है वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है। अब उसके कुछ नाम हैं, स्थानांतरित कृषि के अलग अलग जगह पर स्थानीय नाम होते हैं, वो हम याद कर लेते हैं। राजस्थान में इसे वालेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालेर, याद रखना। मध्य प्रदेश में इसे दाहिया, दजिया या बेवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाहिया, दजिया या बेवार। मेघालय में इसे बोगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोगमा। ऐसे ही झारखंड में इसे कुरवा कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि के अलग अलग राज्यों में नाम है। हिमाचल प्रदेश में इसे खिल कहा जाता है या हिमालयन क्षेत्र में इसे खिल कहा जाता है। मणिपुर में इसे पालमू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालमू।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसे झूम कहा जाता है, झूम की खेती कहा जाता है, या उत्तर पूर्व का जो भारतीय हिस्सा है उसे झूम कहा जाएगा। उड़ीसा में इसे बारीगा कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, बारीगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहां इसे दीपा कहा जाएगा। दीपा कहाँ कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। और अंडमान निकोबार में भी इसे दीपा ही कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुमारी। और आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहा जाता है। ऐसे ये नाम हमें याद रखना है कि स्थानांतरित कृषि को किन क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए हमने इस छोटे सी वीडियो में कृषि उत्पाद तकनीक नाम का टॉपिक जो है वो तैयार किया है। इससे अलावा जो चीजें हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक में या इस यूनिट से नहीं पूछे जाते, वो जियोग्राफी में हम जो कृषि नाम का टॉपिक पढ़ते हैं वहां पूछे जाते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के इस इतने से डाटा से आप इस पूरे सिलेबस को या 7वीं यूनिट के इस चैप्टर को कवर मान सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में केवल इतनी ही चीजें शामिल होती हैं। इससे ज़्यादा हो सकता है नोट्स वाले अपने डाटास को ज़्यादा अपडेट करने के लिए उसमें कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं। तो हमें अभी क्योंकि एग्जाम का टाइम है, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है जो एग्जाम में नहीं आती, तो इन्हें फटाफट याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।